नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सिरोठिया। आज हमारे साथ में पर्यावरण के प्रति गहरी रुचि रखने वाले और एनजीओ एक्टिविस्ट के रूप में एक बहुत मशहूर हस्ती अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। तो मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी और उनके संरक्षण के साथ ही जो गुजरात से जो शेर मध्य प्रदेश नहीं आ पा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए उनसे आपको रूबरू करा रहे हैं। अजय जी नमस्कार। नमस्कार। तो मेरा पहला सवाल यही था कि जो अभी हाल ही में 2 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुए, एक रातापानी का और एक माधव नेशनल पार्क का होने वाला है, तो जो भोपाल के आसपास जो शेरों की स्थिति है, उनको बचाने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं सरकार की तरफ से, या टाइगर रिजर्व बनने के बाद में क्या हालात में बदलाव आएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 टाइगर रिजर्व जो नोटिफिकेशन की प्रक्रिया हुई है, उसमें रातापानी तो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने कहा कि भोपाल के टाइगर्स के लिए, तो आप आश्चर्य करेंगे कि रातापानी का एक टाइगर 2019 में यहाँ से गुजरात तक चला गया था। तो ये कॉरिडोर बाघों को स्वस्थ जीन फ्लो होता है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ का रातापानी का जो टाइगर है वो खिवनी सेंचुरी भी जाता है, ओंकारेश्वर के जंगलों में भी जाता है, और इसके अलावा जो इससे लगी हुई एक सेंचुरी है सिंगूरी, वहाँ भी जाता है। तो रातापानी टाइगर रिजर्व में आप प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो शामिल होते हैं, जो 2008 से इसका नोटिफिकेशन लंबित था, वो निश्चित तौर पर वो गलती थी, वो विलंब था, और उसकी कीमत पर्यावरण को चुकानी पड़ी। बड़े तौर पर क्रैशर रातापानी के आसपास और उसके वन भूमि को छलनी कर रहे थे। इसके अलावा जो लकड़ी का जो अवैध कारोबार है सागौन का, वो भी वहाँ से होता था। तो कुछ अदृश्य ताकतें थी जो इसको नहीं चाहती थी। लेकिन अब रातापानी और खिवनी और भोपाल और सीहोर का जो लैंडस्केप है, वो जिसमें 2022 की गणना में 22 ये पूरा इलाका जो था 90 से अधिक बाघों का उपस्थिति बताई गई थी, उनको संरक्षण मिलेगा। हमारी आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को स्वस्थ जंगल और जो लंग्स हैं जो शहर के प्रदूषण से जहरीले हो रहे थे, तो उनके लिए एक सुकून, एक अच्छा जैव विविधता का संरक्षण हुआ है। इसके अलावा स्थानीय आदिवासी और समुदाय को रोजगार का साधन मिला, क्योंकि उस इलाके में अन्य कोई रोजगार ऐसा प्रमुख है नहीं। अच्छा, ये पिछले दिनों में कुछ बाघ एकदम से अचानक बढ़े, 100 के ऊपर भी संख्या जा पहुंची। अनुमान ये है कि 125 से भी ज्यादा है, कुछ 90 बोलते हैं। लेकिन ये इनका मूवमेंट आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत लंबा चौड़ा है, गुजरात तक है, इधर दीवारगंज के पहाड़ों पर भी वो पहुंच जाता है, और अभी हाल ही में देखा गया है। लेकिन जो बाघ मारे जा रहे हैं और जो यहाँ पर जो बाघों के लिए जो शिकार चाहिए, वो शिकार उनको उतने मिल नहीं पा रहे, क्योंकि भोपाल से बहुत सारे शिकार चीतल और हिरन वगैरह के होते हैं, तो वो मवेशियों को मार रहे हैं। तो ये कुछ एक नेक्सस बन गया, एक नए तरह के संसार चंद्र पैदा हो गए हैं, जो यहाँ पे बाघों के जो महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं, महंगे बिकते हैं, जो वो उनकी शिकार हो रहा है। मिली भगत उसमें है निचले स्टाफ की। इसके बारे में आपको क्या सूचना है? देखिए, आपने बहुत सटीक और एक बहुत गंभीर प्रश्न किया कि बाघों की सुरक्षा और जो उनका फूड साइकिल है, जो उनका भोजन है, जो शाकाहारी जीव है, उनकी लगातार जो शिकार हो रहा है। जैसे कुछ दिनों पहले ही एक ब्लैक बक जो था उसको गोली मार दी गई थी यहाँ पे भोपाल के पास में बरसिया के, और अभी 2 दिन पहले एक बॉम्बे जा रही गाड़ी में 90 किलो के करीब हिरण का मांस मिला था। तो ये सब मुद्दे ये बताते हैं कि यदि शाकाहारी जीवों की कमी हो रही है और उनका शिकार हो रहा है, तो ये वन विभाग की असफलता है। स्थानीय जो अधिकारी वो राजनीतिक सिफारिशों में बैठे हैं, और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जहाँ भी टाइगर्स है वहाँ पे ये हमेशा एक अपेक्षा की गई
चाहिए कि वन्य प्राणी प्रबंधन के अनुभवी अफसर बैठे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इनकी लापरवाही, इनके घोटाले घपले सरकार इग्नोर करती है। वन विभाग कहीं ना कहीं रातापानी में जो कुछ दिन पहले यदि आपने सुना हो तो एक टाइगर को गोली मार के शिकार किया गया था। उस पूरे मामले को सीबीआई को देना था, क्योंकि गोली मार के टाइगर का शिकार करना सेंट्रल इंडिया में काफी सालों बाद हुआ है। इसके पीछे कौन सा रैकेट है? कई बड़े बड़े अवैध तौर पे फार्म हाउस रातापानी के आसपास बने हुए, जहां फिल्म स्टार भी आते हैं, और ये पूरा इलाका चिकलौद और जो भोजपुर का, ये हाईली सेंसिटिव है। जब ये हम लोगों ने इसके गोली मार के जो टाइगर शिकार हुआ था उसकी शिकायत की थी, उस पर जब पुलिस गांव के अंदर गई थी तो कई हिरण की वो ट्रॉफीज मिली थी, तो वो आर्टिकल जब्त हुए थे, लेकिन उन पर कानूनी कार्रवाई सख्त नहीं हुई। राजनीतिक सिफारिश पे उसका नतीजा ही हुआ, वो जमानत पर छूट के आ गए। और यहाँ जो इंटेलिजेंस व्यवस्था है फॉरेस्ट की, वो इस तरह की है कि शिकार घटने के बाद उनको पता चलता है कि वहाँ पे कोई शिकार हुआ है। तो रातापानी, भोजपुर, इसके अलावा सीहोर, ये सब जंगल असुरक्षित है। घास के मैदान जो हैं वो वन विभाग के कर्मचारी पालतू मवेशियों को चराने के लिए वहाँ पे देते हैं, उसके बदले में उनको जो भी हिस्सा मिलता है। इसके अलावा जो राजस्थान से ऊँट आते हैं वो भी प्रोटेक्टेड एरिया रातापानी में वो देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसी तरह का जो भी आप जो वन के खिलाफ ये जो माहौल है, उस पर जो भोपाल में बैठे हुए जो आला अधिकारी हैं वो कार्रवाई करने में क्यों असफल हो रहे हैं, क्या नरमी हो रही है, ये भी एक गहन जांच का विषय है। और निश्चित तौर पर यदि एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की हम यदि कुछ पहली रिपोर्ट देखें तो मध्य प्रदेश सरकार को इसको टाइगर रिजर्व 2008 में ही घोषित करना था। प्रोजेक्ट टाइगर में यदि ये आ जाता तो निश्चित तौर पर इसका जंगल बचता, उसकी जैव विविधता बचती, उसकी घास के मैदान बचते। यदि घास के मैदान बर्बाद होंगे, पानी का स्रोत बर्बाद होगा, अवैध क्रशर चलेंगे, तो वहां पे शाकाहारी भी नहीं रहेगा। जहां शाकाहारी नहीं रहेगा वहां पे बाघ का भी रहना मुश्किल है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से आपने सही मुद्दा उठाया, लेकिन यहाँ तो अभी भी जो स्थिति, अभी टाइगर रिजर्व फंड जो पैसा आएगा वो अलग है अभी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग से जो फंड मिलता है, उस फंड से फर्जी कागजों में जो है तालाब बन रहे हैं, चारागाह विकसित हो रहे हैं ताकि बाघों के लिए, शिकार के लिए मिल सके वो। तो ये इनकी जांच कौन करेगा? इसके लिए क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये जो वर्तमान में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वन विभाग के जो घोटाले घपले थे, भ्रष्टाचार, उस पर रोकथाम के लिए सरकार से ये हमारा प्रश्न है कि जब आईटी उपयोग में ये पाया गया है कि जहां भी चारागाह का कोई भी काम होगा, उसका जो वेल वाउचर जो भुगतान होगा, उसमें गूगल मैप के जरिए उसकी लोकेशन चेक की जाएगी। यहाँ भोपाल में बैठे हुए बड़े अधिकारी, ऐसी क्या मजबूरी है कि उन भुगतान के मामलों में निगरानी नहीं करते हैं, दौरा निरीक्षण नहीं करते हैं, और जहां निर्माण कार्य, जहां तालाब ही नहीं बना, जहां चारागाह बना ही नहीं है, जहां घास का उन्मूलन ही नहीं हुआ है, वहां पर भी यदि भुगतान हो रहा है लाखों करोड़ों का, तो ये निश्चित तौर पर ये साझेदारी है। भ्रष्टाचार में जो पीसीसी भोपाल में बैठे हैं, ये वन मंत्री है, वन विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, सचिव, ये सब कहीं ना कहीं एक तार से जुड़े हुए हैं। आज की डेट में जब भी कोई वन में जो दूरस्थ अंचलों में जो भी कार्य होता है, उसकी एक शर्त होती है कि आप वहां का गूगल मैप प्रोड्यूस करेंगे, जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि वास्तविक तौर में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन यदि कागजों पे तालाब, कागजों पे घास का काम हो रहा है, तो ये भोपाल वाले मिली भगत है, उनकी साझेदारी है, नहीं तो ये अकेले निचले स्तर के अधिकारी नहीं कर सकते हैं। अभी मैं आपको दोपहर मेट्रो की उपलब्ध जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ कि ओबदुल्लागंज जो डीएफओ के अंडर में, वहाँ 80 लाख रुपए का भुगतान दशहरे से दिवाली के बीच में हुआ है। वो ट्रेंचेस खुदाने के नाम पर, चारागाह विकसित करने के नाम पर और तालाब बनाने के नाम पर। और 50 लाख रुपए का भुगतान अकेले चिकलौद रेंज के काम का नाम पे हुआ, जबकि कागजों पे हुआ काम मैदान में हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर भोपाल से सटे हुए इलाके में अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो हमारे प्रदेश में जो कि बहुत वनों के लिए जाना जाता था, 31-32% फॉरेस्ट कवर एरिया था, जिस 15-16% बचा है, तो अब कैसे बचेंगे जंगल और कैसे बचेंगे विभाग?
देखिए, जो अब्दुल्ला में दीपावली और दशहरे के समय का जो भुगतान की बात है, इतना लाखों करोड़ों का हो रहा है, तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है ये जांच का विषय भी है। और मध्य प्रदेश सरकार के जो अधिकारी जो कागजों का पेट भरते हैं, जो दौरे की बात करते हैं, जो निरीक्षण की बात करते हैं, आखिर वो ऐसा कुछ क्यों नहीं देख पा रहे हैं? आखिर ये जानकारी जो बिल्कुल मेट्रो ने जो प्रकाशित करी है, जो मेट्रो के रिकॉर्ड पे भी है, तो ये अधिकारियों को दिखता क्यों नहीं है? आज की डेट में दर्जनों नौटंकी होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, और दिल्ली से भी भारत सरकार के अधिकारी आते हैं, दौरा करते हैं। हम ये जानते हैं कि रातापानी एक संवेदनशील जगह है, अब्दुल्लागढ़ डिवीजन का पार्ट है। यदि वहाँ पे गड़बड़ियाँ हो रही है तो ये भोपाल बैठे हुए अधिकारियों को क्यों नहीं दिख रहा? भोपाल के सीसी भी यहाँ बैठते हैं, उनके अधीन में ये पूरा इलाका आता है। कहीं ना कहीं ये सफेद पोर्ट जो वन विभाग के बड़े अधिकारी हैं, उनकी संलिप्तता है और उनकी भूमिका से ही यह अनियमितता धरातल पे उतरती है। अच्छा, ये अपन रातापानी की बात कर रहे थे, माधव नेशनल पार्क की क्या हालात है अभी? आप मतलब अभी तो नेशनल पार्क है और राज्य सरकार के खजाने से उसको हो रहा है, टाइगर रिजर्व में सेंट्रल से भी पैसा मिलेगा, तो क्या अभी क्या स्थिति है वहाँ की और किस तरह से और टाइगर कंजर्वेशन का काम है? मैं आपके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भाई साहब आपने इस विषय पे बात करी। माधव नेशनल पार्क जो है उसके बारे में जो पूर्व सांसद थे केपी यादव, उन्होंने पत्र लिखा था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भारत सरकार को कि इसको टाइगर रिजर्व बनाया जाए। तो भारत सरकार ने उस वक्त माधव नेशनल पार्क को मना किया था और ये कहा था कि वहाँ पे प्रे बेस नहीं है, शाकाहारी जीव नहीं है। यदि हम टाइगर छोड़ते हैं तो टाइगर जीवित नहीं रह पाएंगे और अतिक्रमण है और वहाँ पे मानवीय बसाहट बहुत बड़ी संख्या में जिनका विस्थापन होना है। यदि हम सारे वो गंभीर चिन्हित जो एनटीसी ने उस समय चिंता बताई थी 2020 में, यदि हम उनको पलट के आज देखते हैं कि वो टाइगर रिजर्व बन रहा है तो ये चिंता का विषय भी है। ये केवल और केवल जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी हैं उनकी इच्छा थी, उनके पूर्वजों के नाम पे वो नेशनल पार्क है उसको टाइगर रिजर्व बनाना चाहते हैं। और ये रणथंभौर और जो कूनो नेशनल पार्क है ये उसका पूरा सर्किट है, कॉरिडोर है। लेकिन जो व्यवस्था में प्रश्न उठता है कि क्या 2020 में एनटीसी ने जो चिंता जाहिर करी थी, क्या वो चिंता जो सुरक्षा की थी वो दूर हो गई? और ये फॉरेस्ट के रिकॉर्ड्स पे भी है, हमारे पास भी उपलब्ध है कि जो माधव नेशनल पार्क था उसमें बाघों का सफाया कैसे हुआ। वहां पे बाघों का सफाया इसलिए हुआ क्योंकि भारी मात्रा में शिकार हुआ था। यदि शिकार वाली जगह क्या सुरक्षित घोषित हो गई है, ये सरकार के रिकॉर्ड पे है, तो निश्चित तौर पर टाइगर रिजर्व बनाना स्वागत योग्य। लेकिन बजट के लिए और केवल अपने राजनीतिक इच्छा शक्ति और अपने प्रभुत्व जमाने के लिए जो टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है तो ये बहुत चिंता का विषय है। वर्तमान में एक बाघ, दो बाघिन है वहां पे और अब 2 और बाघ छोड़े जा रहे हैं। लेकिन ये एक सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण या कभी ऐसी बात नहीं आई कि अतीत में जिसको मना किया गया था ऐसा क्या परिवर्तन हुआ, क्या वो टाइगर रिजर्व के लिए फिट है। अब उसके लिए तो सरकार को ही सुनिश्चित करना पड़ेगा कि किस तरह से चीजों हो ताकि वो टाइगर रिजर्व ही ना बने कागजों पर, टाइगर भी वहां पर बचे रहे, बने रहे, उनके लिए काफी चारा पानी उनको मिले ताकि उनको खाने वाले जो शाकाहारी मवेशी विकसित हो सकें। मुझे लगता है हमारा ये नेशनल पार्क है भोपाल में जो जिसको वन विहार कहते हैं, उसमें काफी मात्रा में जो है हिरन वगैरह है, वहां से भी उनको छोड़ा जाए, ऐसे कुछ प्रयास होना चाहिए मेरे लिए। सर, राजनीतिक इच्छा शक्ति से जो माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है तो ये प्रदेश की जनता को जानने का हक है कि ये नौवां टाइगर रिजर्व बनेगा और इस टाइगर रिजर्व की भविष्य की कार्य योजना क्या है। वहाँ पर जो वोट बैंक की राजनीति के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो पट्टे दिए गए वन भूमि में वो चिंताजनक का विषय है। उसके बीच में से हाईवे निकलता है, भारी वाहनों का आवागमन है और वहाँ पर पाइपलाइन की भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ऐसे में जो बाघ है उसका जो प्रबंधन है, उसका संरक्षण व अक्षुण कैसे रहेगा, ये तो जवाब मिलना चाहिए। और ये कुनो नेशनल पार्क के कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है। तो चीते वहां पे छोड़े गए हैं और वहां पे चूंकि बाघों की चुनौती कुनो में नहीं मिल रही है, लेकिन जो चीते हैं वो यहाँ माधव नेशनल पार्क तक आ चुके हैं। तो बाघों का छोड़ने पर दोनों वन्य प्राणियों का कैसे आपसी सामंजस्य रहेगा वो भी जनता को बताना चाहिए। अच्छा, ये नौरादेही में अब जो रानी दुर्गावती के नाम पर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क बना है, टाइगर रिजर्व
देखिए, दुर्गावती सेंचुरी और सेंचुरी। नौरादही सेंचुरी को दोनों को मिला के जो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है, वो एक तरह से वो केन बेतवा जो प्रोजेक्ट जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व का 40% डूब रहा है, ये उसकी क्षतिपूर्ति है। एंड भारत सरकार ने पन्ना टाइगर रिजर्व में जो केन बेतवा प्रोजेक्ट लेके आए हैं, उनमें जो भूमि जो वहां पे वन्य प्राणियों का जो घर जो पूरा नष्ट हो रहा है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए 2 टाइगर रिजर्व अनुशंसा की थी। एक रानीपुर जो चित्रकूट के पास उत्तर प्रदेश की सीमा है, टाइगर रिजर्व वहां बना है। एक टाइगर रिजर्व नौरादही को इन्होंने घोषित किया है। लेकिन नौरादही चीता हैबिटेट बनाया जा सकता था। जितना बड़ा मैदान, मतलब नौरादही में जो वाइल्ड वुल्फ हैं वो पूरे भारत में उतनी संख्या में नहीं है जितना नौरादही की एक खूबसूरती है, एक उसकी विशेषता है। वहाँ चीतों के लिए ग्राउंड बहुत अच्छा था, लेकिन कूनो में चूंकि एशियाटिक जो लायन लाने थे और सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए भी थे, जीते भी थे, लेकिन लायन गुजरात देना नहीं चाहता है, तो इसलिए चीता प्रोजेक्ट कूनो के ऊपर रख दिया गया कि मध्य प्रदेश एशियाटिक लायन की मांग नहीं करेगा। और नौरादही का हिस्सा जो वाजिब था, जो चीतों के लिए बहुत अनुकूल है, वो दब गया। और गुजरात ने इसके अतिरिक्त गिर नेशनल पार्क के अलावा भी वहां पर वन क्षेत्रों को सिंहों के लिए उपलब्ध करवाया है। काफी बड़ा अब जंगल 10,000 कहते हैं कि स्क्वायर किलोमीटर का हो चुका है। तो ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि भविष्य में जब तक सुप्रीम कोर्ट या मध्य प्रदेश का नेतृत्व आगे नहीं बढ़ेगा, कोई उम्मीद नहीं दिखती है। जी, आपसे आज इन सब मुद्दों पर, मध्य प्रदेश के पर्यावरण, वन्य प्राणी, सारे मुद्दों पर बात हुई। हम चाहेंगे कि इस सिलसिला हम जारी रखें ताकि हमारे देश के, प्रदेश के, विश्व के जो वन्य प्राणी से वन्य प्राणियों के प्रति लगाव रखते हैं, उनसे रुचि रखते हैं, उनमें दिलचस्पी रखते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको भी सारी जानकारियां मिलती रहें और उनकी अवेयरनेस के चलते सरकार भी चेते। बस इसी उम्मीद के साथ हम आपसे फिर विदा लेते हैं। नमस्कार।